नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है। राज्य है पंजाब, जिला अंबाला, थाना कैंट, मोहल्ला कच्चा बाजार। तारीख थी 12 दिसंबर 2023। शाम को मोहल्ले में हल्ला हुआ, मार डाला मार डाला मार डाला, बहन को मार डाला। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। जैसा कि बाद में पुलिस को बताया गया कि एक भाई ने अपने बहन को उसके कमरे में चाकुओं से गोद दिया था। पिता को चीख की आवाजें सुनाई पड़ी और वो कमरे के भीतर उसने जाने के लिए, दरवाज़ा भीतर से लगा हुआ था यानी बंद था। जब कोशिश की, इसी बीच में जब और पड़ोसी इकट्ठा हुए तो पीछे का दरवाज़ा खोलकर भाई भाग गया। खैर, पुलिस मौके पर पहुंची। उसने देखा कि एक लड़की 25-30 साल की, 28-30 साल की, अपने कमरे में खून से लथपथ पड़ी है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी हल्की हल्की चल रही हैं। पुलिस आनन फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। घर वालों ने महिला का नाम भावना जैन बताया और ये भी बताया कि इसकी एक बेटी है, बहुत कम उम्र की, 3 साल की। उसका नाम है अभया जैन, ये बेटी थी। पुलिस ने लाश का पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और शव को उसकी भांजी को दे दिया गया और वो लोग उसका दाह संस्कार करने उन लोगों ने कर दिया। जांच अधिकारी एसआई राकेश कुमार बताते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भावना जैन के शरीर पर कुल 41 जगह चाकुओं के निशान थे, जिसमें गर्दन पर भी गंभीर निशान था, लगभग गर्दन कट गई थी। लड़की के पिता राकेश कुमार ने धारा 302 आईपीसी के तहत एफआईआर कराई और एफआईआर भी उसने अपने ही बेटे कर्ण के ऊपर कराई, जो उसका सबसे छोटा बेटा था। राकेश कुमार ने पुलिस को ये बताया कि वो पुल चमेली पर हॉट डॉग की रेहड़ी लगाते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक इसकी मृत्यु हो गई, दूसरा बेटा है और कर्ण सबसे छोटा बेटा है। कर्ण भी गाहे बगाहे काम की तलाश में बाहर ही रहता है। उसके पिता ने, राकेश कुमार ने फिर बताया कि उसने अपनी बेटी भावना की शादी, वो जो मैरिज के ऑनलाइन ब्यूरोज हजारों हजार चलते हैं, उन्हीं में से किसी ब्यूरो शादी.com से तय करके कराई थी। लड़का मेरठ का था और उसका नाम अंकुर जैन था। दोनों पक्षों में टेलीफोन से बात हुई। फिर ये कह के शादी हुई कि बहुत अच्छी शादी मिल गई है, दोनों ही घोर मांगलिक हैं और मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हो सकती है, वरना जो जीवन है वो चलना मुश्किल हो जाता है। ये पंडित जी लोगों ने अपना भांति भांति का ये सब जांच पड़ताल की तरीके बना रखे हैं कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी,
मंगली है अगर तो मंगली से ही शादी होगी, आंशिक मंगली है तो आंशिक मंगली से शादी होगी। इस तरह की बातें, और कोई ऐसा नहीं कि किसी नए कानून में ऐसा आया हो। ये पुश्त दर पुश्त जो शादी विवाह के विशेषज्ञ धार्मिक लोग होते हैं वो ये बताते आ रहे हैं। नई जनरेशन इसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पुरानी जनरेशन आज भी इसको फॉलो करती है। लिहाजा 4 लोगों से बात की गई, उनका बिल्कुल शादी कर दीजिए। कहाँ मिलेगा मांगलिक लड़का, लड़की हमारी मांगलिक है। बहरहाल ये कह के शादी हो गई। और 6-8 महीने ही ये शादी चली होगी कि एक दिन अंकुर उसको लेके उसके मायके अंबाला लेके चला कि हम तुमको वहां ले चल रहे हैं, और घर से पहले ही एक चौराहे पर उसे उतार दिया बेटी के साथ, और नाराजगी भरे लहजे में कहा कि अब तुम चली जाओ, दोबारा कभी लौट के मेरठ की तरफ देखना भी मत। ऐसा कह के उसे चौराहे पर उतार के वहां से चला गया। आने जाने वाले किसी से उसने लिफ्ट लेके और अपने घर पे आई। अपनी माँ, पिता और भाइयों से अपना दर्द बताया कि क्या दिक्कत थी। उसने बातचीत में ये भी बताया कि वो 10-10 रुपए के लिए परेशान करते थे। एक भी पैसा कभी कभी पास में नहीं होता था तो कभी किसी पड़ोसी से या कभी वहाँ जो इसके जानने वाले हैं उनसे कह के कुछ पैसे उधार लेती थी। और जो ज़रूरी काम है, चूँकि बच्चा साथ में है, कुछ जिद ही कर ली उसने, बिटिया जो थी उसे कुछ लाना है लेकिन पैसा एक नहीं है। अंकुर जब शाम को आता था और उससे बताती थी कि ये 50 रुपये 100 रुपये लिया है, उसका वापस करना है, नाराज होता था, बदतमीजी करता था। लेकिन फिर भी उसने ये सोचा कि माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, मेरी शादी कर दी है, मैं जैसे भी हो इनके साथ रह के ये चलाऊंगी। सारे दुख वो सहती रही, लेकिन रही अपने पति के पास ही। और हाइट तब हुई जब इस बहाने से कि तुम्हारे मायके हम चल रहे हैं, उसे वहां छोड़कर वो भाग आया। छोटा भाई कर्ण, इसको ये बात बहुत नागवार गुजरी। टेलीफोन करके उसके अपने बहनोई या उनके घर वालों से बात करने की कोशिश की, बात करके अपनी नाराजगी जताई। तो नाराजगी जताने के तुरंत बाद कर्ण का फ़ोन अपनी बहन के ससुराल में जिसके पास भी नंबर था सब ने ब्लॉक कर दिया। इस बात से वो बहुत दुखी रहने लगा अपने बहनोई के इस व्यवहार से। धीरे धीरे समय बाप थे, जो भी कमाते थे उसके लिए बेटी थी, जो ज़रूरत होती थी वो पूरी करते थे। लेकिन अचानक कर्ण ने ये देखा कि उसकी गली में एक स्थानीय नेता का आना जाना बहुत हो गया है, और जब भी वो आता था वो किसी न किसी बहाने घर पर आने लगा कि भाई ये नाली कब से चौक है, बताना चाहिए था, बिजली का तार लटक रहा है, स्ट्रीट लाइट इसकी खराब हो गई है। ऐसा लगता है कि वो स्थानीय नेता या तो खुद पार्षद रहे होंगे या पार्षद के लिए काम करते रहे होंगे, लेकिन थे स्थानीय नेता, उम्र दराज थे, नाती पोते वाले थे। 2 बार 3 बार उनकी आमद को देख के कर्ण का मन खटक गया। इसके यहां आने का कोई मतलब नहीं है। कर्ण अब इस फिराक में रहने लगा कि आखिर क्या वजह हो सकती है। फिर यह बताया गया कि लड़की को मोबाइल फोन की आदत नहीं थी,
यहाँ जब तक वो मायके में रही तब भी वो अपनी माँ के मोबाइल फ़ोन से ही काम चलाती थी। उसके पास अपना कोई मोबाइल नहीं था और बहुत ज़्यादा उसके दोस्तों, मित्रों और सहेलियों की संख्या भी नहीं थी। लेकिन ससुराल जाते ही उसके पति ने उसे मोबाइल फ़ोन दिला दिया था। बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मोबाइल फ़ोन की सीडीआर में सिर्फ उसी स्थानीय नेता के नंबर मिले जिसने हमेशा कॉल किया था। ऐसी एक भी कॉल नहीं है जिसमें लड़की ने उस नेता के नंबर पे कॉल किया हो। आशा है आप बात को समझ गए होंगे। छोटे भाई कर्ण ने जब वो इसी फिराक में लगा तो घटना, यानी जो मैंने आपको बताया घटना की तिथि 12 दिसंबर, 11 दिसंबर की रात में 9-10 बजे होंगे। लोग खाना खा के अपने अपने जगह सोने के लिए जा रहे थे। तभी कर्ण को ऐसा लगा कि उसकी बहन किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। उसने उसके कमरे के नज़दीक दरवाजे से कान लगा के बातचीत सुनने की कोशिश की, क्योंकि उसको बार बार वही खटक रहा था कि ये नेता मेरे घर के चक्कर क्यों लगाता है। बातचीत में उसकी बहन यानी भावना परेशान थी। वो बार बार मना कर रही थी कि मैं इस समय नहीं आ सकती, मैं इस समय नहीं आ सकती, कल दिन में फ़ोन करके बताना, मैं कोशिश करूंगी। और फिर ऐसा लगता है कि नाराजगी में उसने फ़ोन भी काट दिया। ये बात और चुभी कर्ण को, और कर्ण ने उस समय तो चला गया, सो गया। और सवेरे से वो इसी फिराक में रहा कि किसी तरह बहन का मोबाइल 2 मिनट के लिए मिल जाए तो रात में इतने बज के इतने मिनट पर किसकी कॉल थी इसका पता लग जाए, कि किससे बात करते समय मेरी बहन बहुत परेशान थी। लेकिन ये मौका उसको दिन भर नहीं लगा। खाना खाने के बाद जब उसकी बहन सोने गई तब उसने चुपचाप उसके तकिया के पास रखे हुए फ़ोन को निकाल लिया, और वो टाइम, जिस टाइम पे उसने अपनी बहन का कन्वर्सेशन टेलीफोन पर सुना था, उस टाइम की कॉल को उसने नोट किया। और फिर उसे पता लगा कि ये उसी स्थानीय नेता का नंबर है। फिर उसके दिमाग में बातचीत जितनी वो सुन पाया था वो घूमने लगी, और उसके फिल इन द गैप्स को उसने खुद पूरा किया। गुस्से में लाल हो गया। और उसने एक फेसबुक लाइव किया तुरंत कि अब मुझे कुछ न कुछ करना होगा, और मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी बहन को लेके बहुत परेशान हूँ, और एक नेता और मेरे पति वो मुझे कुछ बुरा करने पर मजबूर कर रहे हैं, और मैं बुरा करूँगा। उसके बाद वो तलवार ली, कमरे में घुस गया, मोबाइल रखा, और फिर चाकुओं से उसको 41 बार किए, जिससे वो मर गई। मारने के बाद वो भागा। थोड़ी दूर जाके उसने फिर फेसबुक लाइव किया, और उसने ये कहा कि हमारी बहन की मौत का जिम्मेदार मेरा बहनोई और वो नेता है। उसने ये भी कहा कि वो कोर्ट में या मंत्री श्री विज के दफ्तर पर आत्मसमर्पण मैं करूंगा, और मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूं कि मेरे बहनोई और उस नेता जिनकी बातें मैं कर रहा हूं, उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और फिर ये कहा कि भांजी को बुलवाकर, जो बेटी है उसको बुलवाकर उससे ही मेरी बहन का दाह संस्कार कराया जाए, उसके पति को इसकी लाश न छूने दी जाए। खैर, अखबारों में उस ज़माने में बहुत हल्ला हुआ, और अगले ही दिन
वित्त साहब के दफ्तर पर जब ये आत्मसमर्पण करने जा रहा था, तब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। पूछताछ में भी उसने ये बताया कि साहब, बहन को मारना मेरी मजबूरी थी, मैं मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन बात इसके आगे बढ़ती, खराब होती, और बार बार वो उसी नेता के बारे में कहता था कि बहुत ही गंदा आदमी है, और आगे वो क्या क्या करता है या उसने मेरी बहन के साथ क्या क्या किया होगा मुझे नहीं पता। मैं इस बात से दुखी होकर, उसका तो कुछ नहीं कर सकता नेता का, भगवान उसको सज़ा देंगे, और भगवान ही मेरे बहनोई अंकुर को भी सज़ा देंगे। मैं अगर जेल से बाहर आ गया तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इन लोगों के पाप का दंड मैं खुद ही दूं। ये सब उसने फेसबुक में, अपने फेसबुक लाइव में कहा। खैर, पकड़ा गया और उसके बाद, पकड़े जाने के बाद उसने सरेंडर किया। सरेंडर करने जा रहा था तब पकड़ा गया और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया, गिरफ्तारी होने के तुरंत बाद। आज की घटना देखिए, आज एक भाई ने सरेशाम अपनी सगे बहन की हत्या की, हत्या भी बहुत विभत्स की। इतने वार किए शरीर में कि बचने की कोई गुंजाइश न रह जाए। और ऐसा उसने अपनी बहन की किसी गलत काम, गलत हरकत या ऐसी किसी बात के लिए नहीं कि जिसकी वजह से परिवार की कोई बदनामी हो रही हो, इस वजह से उसने ये हत्या नहीं की। उसने हत्या इसलिए की कि मेरा बहनोई मेरी बहन को परेशान करता था। उसने उसे एक एक रुपए के लिए तरसा के रखा, जानवरों की तरह व्यवहार किया। मेरी बहन सब सहती रही, फिर भी एक दिन उसे मेरे मोहल्ले के चौराहे पर छोड़ गया। उसके बाद वो जिंदगी अपनी बसर करने लगी। तब तक एक स्थानीय नेता की गंदी निगाह इस परेशान महिला पर पड़ गई। अब जैसे भी उसने किया, किसी तरह से पता करके उसका नंबर लिया, नंबर पे उसको धमकाया भी होगा, उसे लालच भी दी होगी, क्या क्या नहीं कहा होगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये आया ज़रूर होगा। और फिर शायद उसको किसी बात के लिए मजबूर कर रहा होगा, जबकि वो उम्रदराज है, नाती पोते वाला है। उसके बार बार फ़ोन करने से ये लड़की परेशान हो रही थी, और जब ये फ़ोन उठाना बंद कर देती थी तो वो सीधे घर पर आ जाता था। नेता था, 4 आदमी साथ में लेके आता था, जो साथ के आदमी आते थे वो बाहर खड़े रहते थे। इस तरह की हरकतें वो करने लगा। भाई को शक हुआ कि जरूर कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है, और हत्या के एक दिन पहले की रात में उसने रात में बहन के टेलीफोन पर होने वाली बात खुद अपनी कानों से सुनी। परेशान थी, बार बार इस समय आने के लिए मना कर रही थी। अगले दिन सुबह की बात कर रही थी कि दोपहर में फ़ोन करना। अब वो इस बात के लिए परेशान होने लगा कि ये किससे बात हो रही है। अंदाज या बैक ऑफ द माइंड उसकी ये तो रहा ही होगा कि ये सोच रहा होगा कि किसका फ़ोन होगा, जहां वो शक कर रहा था। सवेरे से वो कोशिश करता रहा, फ़ोन मिल नहीं पाया। फाइनली जब वो खाना खाने के बाद आराम करने गई तब वो फ़ोन उठा पाया, और फ़ोन उठाते ही उसने सबसे पहले उसी नंबर के बारे में जानकारी की जो रात के उस वक्त जो कॉल हुई थी। ये पता लगा कि वो कॉल आई थी और वो नंबर
उन्हीं नेताजी का है। और उसने पुलिस को दिए अपने बयान में ये कहा है कि मैं जानता था कि मैं उस नेता का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बहन की परेशानी को भी देख रहा था और ये लग रहा था कि ऐसा न हो किसी दिन मेरे परिवार की या हम लोगों की ज़्यादा बदनामी हो। तो चूंकि नेता का कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए ये डिसाइड किया कि मैं अपनी बहन को ही जान से मार दूंगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। ये जब नहीं रहेगी तो नेता क्या कर लेगा। अब देखिए, कर्ण ने जो किया मैं उससे सहमत नहीं हूं। किसी को भी कोई भी सहमत नहीं होगा। बहुत से और तरीके हो सकते थे। उसने तो एक ही तरीका बताया कि मैं चूंकि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था इसलिए बहन को मार दिया। किसने आपसे कहा कानून आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं। महिला की जब बात होगी तो चार लोग खड़े जरूर होंगे, लेकिन जो तरीका उसने अपनाया वो गलत था। दूसरी बात ये कि जो ये मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, इनसे होने वाली शादियां, मैं ये नहीं कहता कि 100% फेल हो जाती हैं, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर अगर आंख मूंद के आप मैट्रिमोनियल साइट्स पर उपलब्ध दोनों ब्राइड ग्रूम दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, पसंद करके आप शादी करते हैं बिना और अधिक जानकारी किए हुए, जांच पड़ताल किए हुए, तो आपको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों तरफ से विज्ञापन देते समय तमाम जानकारियां छिपाई जाती हैं। बहुत कम ऐसे ईमानदार लोग होंगे जो सब चीज़ें साफ साफ लिख देते हैं। जैसे पहले अगर शादी हुई है उसका जिक्र नहीं करेंगे, अगर जिक्र भी करेंगे तो किस कारण से ये अगला अलगाव हुआ उसका जिक्र नहीं करेंगे। करना भी नहीं चाहिए कि वो सार्वजनिक कर देंगे, चार आदमी पूछने लगेंगे और लोग कहेंगे साहब आपने तो हमारी बदनामी कर दी, तो इसलिए वो सार्वजनिक नहीं करेंगे। पढ़ाई के बारे में, आय के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादातर गलत बातें, झूठ बातें लिखी होती हैं। इसलिए इंटरनेट पर तैरने वाले ये तमाम वैवाहिक विज्ञापन इन पर गौर करते समय, या अगर आप कहीं बातचीत में नज़दीक तक पहुंच गए हैं तो इसका वेरिफिकेशन जरूर कर लें। कौन सा मोहल्ला है, कहाँ चाचा रहते हैं, कहाँ ताऊ रहते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है, कब आए, वहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से लौट के आए। और आप यकीन मानिए कि आपको ऐसा नहीं कि हर जगह खुद जाने की ही ज़रूरत है। इंटरनेट पर इतनी सूचनाएं उपलब्ध हैं। अगर किसी ने बताया कि मैं फलां महाराष्ट्र के फलां ज़िले के फलां गांव का रहने वाला हूं, तो वो गांव किस थाने में पड़ेगा इसकी सूचना आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। उस गांव के प्रधान कौन हैं ये सूचना भी इंटरनेट पे मिल जाएगी। ब्लॉक प्रमुख कौन है, विधायक कौन है, सारी सूचना वहाँ मिल जाएगी। और उस गांव पर्टिकुलर के बारे में, उस परिवार के बारे में अगर आप प्रधान से पूछेंगे और ये कहेंगे कि साहब उस गांव के किसी संभ्रांत व्यक्ति का नंबर दे दीजिए, मुझे कुछ शादी के सिलसिले में बातें पता करनी है, नंबर भी दे देंगे, थाने वाले नंबर दे देंगे। उनसे बात कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि जितनी चीज़ें बताई गई हैं, दर्शाई गई हैं या जो आपने पढ़ी हैं, उनमें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, वरना धोखा होना लाजमी है। हालांकि इस तरह का प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है, और ऐसी बहुत सी घटनाएं मैंने आपको इसी किस्सागोई में सुनाई हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।